बेहतरीन सवाल है और आता भी है। क्वेश्चन है कि भारत में लिंगानुपात को गणना कैसे की जाती है। तो लिंगानुपात की गणना कर ले तब भी कोई बात नहीं, बात वही होगी। लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है? 100 पुरुषों पर 100 महिलाओं की संख्या या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, क्या तरीका है इस लिंगानुपात को गणना करने का? 4 विकल्प हैं आपके सामने। यहां पर पुरुषों के प्रति महिलाओं की गणना या महिलाओं के प्रति पुरुषों की गणना क्या मॉड्यूल अपनाया जाता है? प्रति 1000 पुरुषों स्त्रियों पर पुरुषों की गणना। ठीक, तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, स्त्री। ठीक, स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या या प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या या प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो जनगणना शुरू हुई वो 1872 से शुरू हुई और 1872 से लेके आज तक जो जनगणना कराई जाती रही उस सारी जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, याद रहे पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या काउंट की जाती है। तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर? अब थोड़े से इसके और भी स्ट्रेटेजिक सवाल कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? क्या है डेंसिटी? ठीक, कैसे मापते हैं जनसंख्या घनत्व? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कुल जनसंख्या से अनुपात या प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या या किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या या प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ये दो विकल्प एक जैसे नजर आ रहे हैं, प्रति किलोमीटर और प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर एक वर्ग किलोमीटर, यहां पर स्क्वायर होगा। ठीक, तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या से हम क्या मापते हैं? जनसंख्या घनत्व मापते हैं। तो अब यहां पर हम बात कर लें थोड़ी सी जनसंख्या घनत्व की। तो आपको बता दें कि आपके यहां जनसंख्या घनत्व करंट टाइम में है 382। ठीक, ये है 2011 का जनसंख्या घनत्व। लेकिन इसके 10 साल पहले चले 2001 में जनगणना हुई, 10 की जनगणना होती है हमारे यहां, तो ये 2001 में जनघनत्व था 325। तो कितने की वृद्धि हो गई? घटा दीजिए। तो वृद्धि हुई आपके यहां कितने लोगों की? 12 में से 5 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हमने 10 सालों में की है। क्लियर? तो 2011 में 382, 2001 में 325। अब आगे अगले सवाल पे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका। बेहतरीन सवाल है ये। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? तो जब आप साक्षरता की बात करते हैं तो 100 व्यक्तियों में कितने लोग साक्षर हैं? 100 व्यक्तियों में कितने लोग साक्षर हैं भारत में? तो 100 लोगों में मात्र 73 लोग साक्षर हैं। तो साक्षरता कितने परसेंट हो गई? 73% साक्षरता हो गई। ये साक्षरता है भारत की। कहां की है? ये भारत की है। तो भारत में करंट टाइम में कुल 28 राज्य हो गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा साक्षर राज्य की बात करें तो सर्वाधिक साक्षर राज्य आपका है केरल। कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर राज्य की बात करें तो वो है केरल और केरल की साक्षरता है 94%। कितनी? 94%। और ये केरल अब डिमांड कर रहा है कि हम 100% साक्षर है तो हमें 100% साक्षर घोषित किया जाए। बट ये गौरव उसे मिल सकता है 2021 में। अभी जनगणना नहीं हुई है, जनगणना 2021 में होगी। तो यहां पर अब अगला दूसरा साक्षर राज्य कौन सा है वही आपको ढूंढना है, क्योंकि पहले ही प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में राज्यों में से। तो इनमें से है मिजोरम, जो दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य है जिसकी साक्षरता है 91%। कितनी? 91%। सबसे ज्यादा केरल, दूसरे नंबर पर मिजोरम, और अगर सबसे कम की बात करेंगे तो चलिए बिहार की साक्षरता सबसे कम है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सेशन का ये रहा, बहुत बेहतरीन सवाल होगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म न्यूनतम है? बर्थ रेशियो पूछा जा रहा है। तो जब बर्थ रेशियो की बात हो तो यहां पर 1000 पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या की बात की जाती है कि 1000 महिलाओं के द्वारा कितने शिशुओं का जन्म हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखें
तो इन चारों राज्यों में सबसे कम पूछा जा रहा है, न्यूनतम। एक बात बता दें, आप जान लीजिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक चीज ध्यान देना होता है कि जिस प्रदेश की साक्षरता सबसे ज्यादा होगी उसका बर्थ रेशियो सबसे कम होगा। तो आपको आंसर मिल गया होगा, केरल का बर्थ रेशियो सबसे जो है कम है। यहां पर 15 व्यक्ति, कितना, 15% है, 15 व्यक्ति प्रति हजार है। ठीक, इसके बाद 4 विकल्प यहां दिया गया है। दूसरे नंबर पे देखें तो 16 बंगाल में है, बंगाल भी काफी आगे निकल चुका है, लेकिन यूपी और बिहार की हालत बहुत खराब है। बिहार में 27.7 है और यूपी में 27.8 है। तो यह है बर्थ रेशियो, इनमें से केरल का बर्थ रेशियो सबसे कम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हां, ये रहा अगला सवाल। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर की क्या विशेषता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि दर काफी अधिक है और इस हिसाब से यह सवाल बता रहा है कि मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है, ठीक, या महिलाओं के अनुपात में वृद्धि है इसलिए जो है जनसंख्या ज्यादा वृद्धि हो रही है, या जन्म दर में वृद्धि है किंतु मृत्यु दर में कमी आ गई है, या वृद्ध व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन चारों में से कौन सी विशेषता है भारतीय जनसंख्या की, यह बताना है। तो आपको एक बात बता दें, जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत पूरी दुनिया में सेकंड स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर है। और अगर यहां बात करें जन्म दर की तो टोटल एग्रीगेट भारत की जन्म दर है 21 प्रति हजार, 21 प्रति हजार। और अगर मृत्यु दर की बात करें तो वो है 8 प्रति हजार। कितनी है वो? 8 प्रति हजार। तो यहां पर जो ये फ्लक्चुएशन है 21 और 8 का, यही जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषता है। तो जन्म दर में वृद्धि हो रही है किंतु मृत्यु दर में कमी आ रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, तमाम भौतिक संसाधन बढ़ रहे हैं, इसलिए डेथ रेशियो कम है, लेकिन उन स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने का लाभ जो है जन्म दर के नियंत्रण में नहीं लगाया जा सका। इसीलिए ये भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और ये चाइना को भी पीछे छोड़ने के कगार पे खड़े हैं। अगला सवाल है, जनांकिकी अवधारणाओं के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण के अंतर्गत किया जाता है? तो भारत की जनसंख्या का अध्ययन अगर आप करें तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि के कई चरण हैं और जनसंख्या वृद्धि के लिए हम सिद्धांत पढ़ते हैं, उसका नाम है जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत। कौन सा है? जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत। तो जब जनांकिकी संक्रमण की बात होती है तो हमें याद आते हैं मिस्टर FW थॉमसन। कौन? FW थॉमसन महोदय का यह सिद्धांत है। इन्होंने 4 चरण बताए हैं जनसंख्या वृद्धि के और इसमें एक चरण जोड़ दिया गया है कोलिन क्लार्क के द्वारा। तो इन्हीं 4 चरणों में एक चरण है ऐसा जहां पर जनसंख्या स्टार्ट होती है, दूसरे चरण में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, विस्फोट होता है और उसके बाद धीरे धीरे गिरावट आती है। तो आप देखें, आपकी जनसंख्या 1921 में एक बार नेगेटिव में चली गई है, नकारात्मक में। 21 के बाद लगातार जनसंख्या बढ़ी। 1961 में जनसंख्या विस्फोट हुआ, मतलब जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी, लेकिन 61 के बाद 1991 तक लगातार ये डाउन होती रही। तो इस समय ह्रासमान चरण है, मतलब यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट शुरू हो चुकी है और आज 1991 में यह लगातार गिरती जा रही है। करंट टाइम का जनसंख्या ग्रोथ रेट है 17.7%। यह आपका 2011 का ग्रोथ रेट है। क्लियर? जबकि 2001 की बात करें तो 20.2% था, अब 17.7% हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? 1921 से 31 के दशक में, 1911 से 21 के दशक में, 1941 से 51 के दशक में, या 1931 से 11? तो मैंने आपको एक वर्ष का नाम बताया 1921, 1921। इसे भारतीय जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहां पर जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई, वहां पर नकारात्मक -0.31% नकारात्मक रही। कारण उसका रहा कि जन्म दर तो बनी रही, जितनी थी उतनी रही, लेकिन मृत्यु दर में
वृद्धि हो गई, मृत्यु दर अधिक रही, इसीलिए वृद्धि नकारात्मक रही और वो दशक है 1911 से 1921, न कि 1921 से 31। क्लियर? तो 21 में जनगणना हुई, 21 की जनगणना में 11 से 21 का आंकड़ा आएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो इस सेशन का अगला सवाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना है कौन सी? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। तो अगर ऐसे सवाल पूछा जाएगा तो टोटल कुल जनगणना आपको जोड़नी पड़ेगी। आपके यहां जनगणना का कार्य शुरू कराया गया है, ठीक? जनगणना का कार्य शुरू हुआ है कब? जनगणना का कार्य शुरू हुआ है 1872 में और यह कार्य कराया सबसे पहली बार मेयो ने, लॉर्ड मेयो, उस समय आपका वायसराय हुआ करता था। लेकिन मेयो के द्वारा यह जनगणना दशकीय नहीं थी और 10 की जनगणना का कार्य शुरू हुआ 1881 में और यह कार्य कराया गया रिपन के द्वारा। और अगर यहां से जोड़ें तो बात हो रही है सन 2011 की जनगणना की, तो हर 10 साल में जनसंख्या की गणना करेंगे तो 14 बार होगी। लेकिन अगर यहां से जोड़ें तो 15वीं जनगणना है और अगर यहां से जोड़ें तो 14वीं जनगणना है। भारत 1947 में आजाद हो चुका था और अगर 1947 के बाद जोड़ें तो स्वतंत्रता के बाद, यहां पर स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है। कौन सी? 7वीं। अब इस प्रश्न में आपको फैसला करना है कि आपको क्या लगाना है। तो यहां पर कहीं भी कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है, यहां पर कुल जनगणना पूछी जा रही है, तो कुल जनगणना आपकी कौन सी होगी? 15वीं होगी। कौन सी जनगणना है ये? 15वीं। 72 से 15वीं जनगणना है। अब तक भारत में 15वीं हो चुकी है, 15 हो चुकी है, आगे आने वाले समय में 16वीं होगी। आगे आते हैं, क्योंकि जनगणना हर 10 साल में होती है और ये 1872 से जारी है। अगला सवाल है कि जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। कितने गुना कमी आई है? लिंगानुपात में कमी मतलब 1000 शिशुओं जो है पुरुष शिशु बनाम महिला शिशु, मतलब जो है स्त्री बालक और पुरुष बालक, तो यहां पर काफी कमी आई है। लगभग 4 गुना कमी दर्ज की गई है। कितनी? 4 गुना कमी दर्ज की गई है। कहां पर? शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात। उसका कारण यह है कि आज भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा के अभाव में जी रहा है और अशिक्षित लोगों में या भारतीय परिवेश में पुत्र और पुत्री में अंतर करने की बातें आज भी परंपरागत तौर पे हैं। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य आज भी तमाम रूढ़िवादियों में जकड़े हुए हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में जो है स्त्री शिशु की तुलना जो है थोड़ी सी जो है गड़बड़ हो गई है। क्लियर? आगे चलते हैं, उसमें 4 गुना की कमी आई है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? आगे की ओर एक बड़ी छलांग का मतलब है महाविस्फोट। क्या कहा जाएगा? महाविस्फोट कब किया भारतीय जनसंख्या ने? तो भारतीय जनसंख्या के अगर विस्फोट का या किसी भी देश की जनसंख्या के महाविस्फोट के सिद्धांत को पढ़ें तो वहां पर महाविस्फोट की अवस्था तब होती है जब प्रतिवर्ष जनसंख्या का ग्रोथ रेट 2 से 3% के बीच में होता है। और भारत ने यह रिकॉर्ड आंकड़ा छुआ 1951 से लेके 1961 के मध्य। इसीलिए यह जनगणना का महाविस्फोट का दशक या तीव्र एक बड़ी छलांग का दशक कहा जाता है। क्लियर? इस समय 26% के से अधिक जो है ग्रोथ रेट थी। आगे 2011 की जनगणना के जनसंख्या के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात है। तो बात 2011 की हो रही है, लेकिन सबसे पहले हमें 2001 की जो है चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सकारात्मक है या नकारात्मक है ये प्रश्न बनता है। और ये खुशी की बात है भारत के लिए कि यह सकारात्मक है। 2001 में आपका लिंगानुपात था, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये घट चुका था, 912 हो गया था, लेकिन अब बढ़ा है और बढ़ करके हो गया है 919। कितना? 919 हो गया है यहां पर आपका शिशु लिंगानुपात। ठीक, अगर यहां बात करें कि किस राज्य में कितना अधिक है तो हरियाणा की स्थिति खराब है और सबसे बेहतर स्थिति है केरल की। हरियाणा सबसे पीछे है और केरल सबसे आगे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर देखने को मिला है, मतलब सबसे अधिक अंतर है। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत की साक्षरता की। तो भारत की साक्षरता की अगर आप बात करें तो भारत की सकल साक्षरता टोटल 73% है पॉपुलेशन 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना में भारत की जो है साक्षरता 73% है, लेकिन यहां स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर की बात कर रहा है तो यह सबसे ज्यादा अंतर आता है राजस्थान में। कारण कि राजस्थान की पुरुष साक्षरता, अगर राजस्थान की पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो है 79%, कितना 79.2%। जबकि महिला साक्षरता की बात करें, स्त्री साक्षरता की बात करें तो यह मात्र और मात्र कितना है 52%। तो दोनों में एक लंबा गैप है, लगभग 27.2% के आसपास का गैप है, और इतना अंतर किसी भी राज्य में नहीं देखा गया। तो सबसे अधिक जनगणना में पुरुष और स्त्री साक्षरता में अंतर पाया गया है राजस्थान में। ठीक है, फिर चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो भाई अभी 2011 की जनगणना में तो हमें 29 राज्य पढ़े हैं, और अभी भी हम इसमें 29 राज्य ही पढ़ेंगे, क्योंकि 2021 की जनगणना में राज्यों की संख्या 28 होगी। खैर अलग बात है कि आज 28 है, लेकिन इन सारे राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या की अगर बात करें तो वो राज्य है जो है उत्तर प्रदेश। यहां की जनसंख्या है 19.9 करोड़। कितनी? 19.9 करोड़ जनसंख्या है। और अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की तो वो अगला सवाल आपका होगा। ठीक, ये है आपका अगला सवाल कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो मणिपुर, अरुणाचल, गोवा और सिक्किम की बात करें, इसमें वो राज्य है जो भारत का अंग नहीं हुआ करता था, लेकिन 1975 में वो भारत में विलय कर गया और 1975 से भारत का एक राज्य बना हुआ है। उसका नाम है सिक्किम, जिसकी आबादी है 60 लाख। कितनी? 60 लाख आबादी मात्र है इस राज्य की। तो भारत का छोटा राज्य है ये, पर्वतीय राज्य है ये, उत्तर भारत में जो है ये मिलता है, लेकिन याद रहे ये भारत में 7 सिस्टर का अंग नहीं माना जाता। क्लियर? तो सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य, यूपी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग के स्थिति के अनुसार है। मैं रैंकिंग बता देता हूं, आंसर आप बता दीजिए। रैंकिंग है 22वीं, वो क्षेत्रफल के हिसाब से भी 22वें क्रम पर है। ठीक, और जनसंख्या के हिसाब से भी 22वें नंबर पर है। जी हां, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपके राजस्थान का होगा, और अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश की होगी। क्लियर? लेकिन ये दोनों में सेम नंबर पे है। उस राज्य का नाम क्या है? बहुत बेहतर सवाल है, और उसका नाम है मेघालय। मेघालय दोनों रैंकों से बराबर है, सेम है, 22वें नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी 22वें नंबर पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो बहुत सिंपल सा होगा। इस प्रकार के सवाल आपको फंसा देते हैं, आंकड़े हैं थोड़े बहुत मैं लेके आया हूं, और आगे और भी जो है वीडियोस में हम आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये वो सवाल हैं जो आपको कभी कभी प्रयोग करने के लिए विवश कर देते हैं, इसलिए मैं इन सवालों पर चर्चा कर रहा हूं। 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? तो आपके यहां जो शहरों की कैटेगरी है वो जो है कई वर्गों में बांटी गई है। नगर है, ठीक, महानगर है, मेट्रोपॉलिटन नगर है, कॉस्मोपॉलिटन नगर है। ठीक, तो यहां पर जब आप बात करते हैं 1 से 5 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख वाले शहर को आप कहते हैं मेट्रोपॉलिटन शहर। क्या कहेंगे? मेट्रोपॉलिटन। तो महानगर जिनकी आबादी जो है 10 लाख तक है, 5 लाख से 10 लाख, नगर की बात ही मत करिए। ठीक, नगर 1 लाख तक की आबादी वाला शहर है। एक शब्द इसमें नया मिला जो आप लोगों ने शायद अब तक ना पढ़ा हो, कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉस्मोपॉलिटन वो शहर होते हैं जहां पर देश के नागरिकों के साथ साथ
विदेशी भी प्रवास करते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटियन आपके यहां वो शहर हैं जहां देश के साथ साथ प्लस विदेश के लोग भी प्रवास करते हैं, विदेश के लोग भी प्रवास करते हैं। याद रखिएगा, यह नया टर्म है, कभी भी आपको फंसा सकता है। विदेश के लोग भी प्रवास कर रहे हों, इस जो है ऐसे शहर को क्या कहेंगे? ऐसे शहर को कॉस्मोपॉलिटियन कहेंगे। और ये शहर भारत में है 4। वो चारों कौन से हैं? चारों आपके वो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो सबसे अधिक आबादी वाले राज्य हैं, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई। तो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई कॉस्मोपॉलिटन में आ गए हैं। शेष मेट्रोपॉलिटन 1 से 5 मिलियन। अगला क्वेश्चन ये रहा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाते हैं जनसंख्या में, कि मानव विज्ञान पढ़ते हैं, कि जनसांख्यिकी पढ़ते हैं, कि जीवन पढ़ते हैं? दो विकल्प कुछ एक जैसे लगते हैं, इन्हें तो आप मुझे पता है तुरंत देख करके काट देंगे, लेकिन जनसांख्यिकी और जीवन सांख्यिकी मैं अगर विकल्प बना रहा होता तो यहां पर थोड़ा सा और एडिट करता, लेकिन मैं चुक गया यहां पे। तो यहां पर राइट आंसर आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जनसांख्यिकी। क्लियर? अगला सवाल जो इस सेशन का 18वां सवाल होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। ये चारों आपके कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पर देश के साथ साथ विदेशी शहर लोग भी रहते हैं। तो इसमें सर्वाधिक आबादी किस शहर की है? जल्दी से बताएं। तो मैं आपको बताऊं, 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई की आबादी 1.84 करोड़ है। कितनी? 1.84 करोड़ है, इसलिए मुंबई सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। सेकंड नंबर ये फर्स्ट है, और ये दिल्ली सेकंड नंबर पे आता है, और थर्ड नंबर पे आएगा चेन्नई, और फोर्थ नंबर पे आता है आपका कोलकाता। ये चौथे नंबर पे है आबादी के हिसाब से। मुंबई की आबादी सबसे ज्यादा, वो है 1.84 करोड़। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सेशन का 19वां सवाल है, भारत की जनगणना के अनुसार 5 लाख से 9,999 तक यहां पे 50,000 है, 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाई ये 50,000 है, 5 लाख नहीं पढ़ना मेरी तरह, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 5 लाख वाला तो गुजर गया, ठीक, वो आपका मेट्रोपॉलिटन था। तो यहां पर क्या है? 5,50,000 से 99,999 लोग अगर रहते हैं तो ऐसी जनसंख्या को वाले शहर को किस क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? श्रेणी फर्स्ट का शहर है, श्रेणी सेकंड का शहर है, श्रेणी फोर्थ का शहर है, या श्रेणी फिफ्थ का शहर है? बहुत बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल का उत्तर आपको जानने के लिए थोड़ा सा डिटेल जानना पड़ेगा। तो आपके यहां शहरों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक। श्रेणी फर्स्ट का शहर वो कहलाता है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है। कितनी? 1 लाख से अधिक। अगर जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो वो रैंक 1 का शहर है, और भारत में सर्वाधिक शहरों की संख्या इसी कैटेगरी की है, ठीक है। दूसरा शहर श्रेणी सेकंड की बात करने तो यहां पर 50,000 से कितनी? 99,999, क्योंकि जैसे ही एक बढ़ेगा श्रेणी फर्स्ट में चला जाएगा, तो आंसर तो आपको यही ढूंढना है, तो श्रेणी सेकंड आपका सही आंसर होगा। लेकिन अब बात हुई है श्रेणियों की, तो पांचों श्रेणियां देख ही लेते हैं। 50,000 के नीचे आ जाइए, कहां पर? 50,000 के नीचे आएंगे तो कहां आएंगे? 20,000 पर। कितना? 20,000 से 49,999, ये हो गया श्रेणी थर्ड। श्रेणी फोर्थ की बात कर लें तो श्रेणी फोर्थ 20,000 के नीचे होगा, मतलब 19,999, और कहां से शुरू होगा? वो शुरू होगा 10,000 से 19,999, ठीक, ये है। अब बात फंसी सिर्फ एक, वो है श्रेणी 5। तो श्रेणी 5 वो शहर है जिसकी आबादी 5,000 से 9,999, 5,000 से, ठीक, 9,999, ये है श्रेणी 5 का शहर, ठीक। तो श्रेणी सेकंड में आएगा ये क्वेश्चन। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, और यही सेशन का आखिरी सवाल भी है। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों को निम्नलिखित में से कौन से भौतिक तत्व या कारक निर्धारित करते हैं?
जो जनसंख्या का वितरण है वो किस तत्व के द्वारा जो है निर्धारित होता है? भूविन्यास, जल की उपलब्धता, जलवायु या उपयुक्त सभी। मतलब क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं हम आपको। जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्रों में कम पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। आप अगर जनघनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है 17 और भारत का जनघनत्व है 382। सबसे ज्यादा जनघनत्व की बात करें तो बिहार का है 1106 और सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो अरुणाचल 17 है। तो ये जनघनत्व है, भारत है, फिर भी दो अलग अलग लोगों में, दो अलग अलग राज्यों में जनसंख्या कम या ज्यादा क्यों है? तो जनसंख्या का जो संकेंद्रण होता है उसको निर्धारित करने के लिए कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं? तो यहां पर ये सारे फैक्टर, भूमि कैसी है, जल कैसी है और जलवायु कैसा है, ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं किसी देश की जनसंख्या को या किसी जगह की बसावट को। क्लियर? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स आज के लिए